ये हैं कुश सर और ये हैं विशाल सर। द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो। सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द एडिटोरियल टुडे में। और आज है 2 नवंबर और हम देखेंगे क्या क्या आज के आर्टिकल्स आए हैं। मेरा नाम है विशाल परिहार। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। फटाफट हम देखेंगे, बट हमेशा की तरह सबसे पहली स्लाइड होगी हमारी आज का मोटिवेशनल कोट, जो कि आपको कभी भी रुकने नहीं देगी जिंदगी में। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट स्लाइड। देखो क्या लिखा हुआ है, यू जस्ट कैनॉट बीट द पर्सन हु नेवर गिव्स अप। आप कभी भी उस पर्सन को नहीं हरा सकते जिसने ये ठान रखा है कि ही विल नेवर गिव अप। तो वो पर्सन आप खुद क्यों नहीं बन जाते? अगर आप यही खुद ठान लेंगे कि आप कभी गिव अप नहीं करेंगे तो कोई भी दुनिया का आदमी आपको नहीं हरा सकता। एक बार एग्जाम में फेल हो गए तो क्या हुआ, आगे और एग्जाम आएंगे। आपको गिव अप नहीं करना है, कॉन्टिन्यू स्टडी करते रहनी है। चाहे कितने भी आपके सामने वो जितने भी ऐसी चीज़ आती है जो आपको रेस्ट्रेन करती हैं, कितना भी आ जाए, गिव अप नहीं करना, बस ये ध्यान रखिएगा। और मुझे उम्मीद है इसको देखकर अपने अंदर एक एनर्जी आ जाती है कि हाँ, नेवर गिव अप, कभी गिव अप करना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सक्सेस मिलेगी आज नहीं तो कल, मिलेगी ही मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर आज का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ आप कहां से और कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके सामने ये इस तरीके से जब वीडियो एंड होगा तो आपको ऐसे पिन कर देता हूँ मैं लिंक को, और यहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं। आप वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के आर्टिकल्स देखेंगे क्या क्या हमारे आए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आज आए हैं। फ्राइडे है तो बढ़िया चीज़ है, और फ्राइडे के हिसाब से इसका पैटर्न बना हुआ है तो उस पैटर्न को हम देखेंगे। सो लेट्स सी आवर फर्स्ट आर्टिकल। राइट, पहला आर्टिकल है ये, देखो छोटे वाले जो आर्टिकल होते हैं, पहला छोटा वाला आर्टिकल, दैट इज चॉक्ड बाय स्मोक। मैं ऐसे कर दे रहा हूँ, देखो आपको क्लियर दिख रहा है। चॉक्ड बाय स्मोक। स्मोक क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। स्मोक होता है जो धुआं होता है, स्मोक होता है। और जैसी सर्दियाँ आती हैं, सर्दियों में कोहरा आ जाता है, वो होता है फॉग। तो स्मोक और फॉग दोनों मिल जाता है तो बन जाता है वो स्मॉग। वो स्मॉग बन जाता है। और ये स्मॉग क्या है ना यार, बहुत दिक्कत करता है। अभी आपने देखा पिछले साल जब पंजाब और हरियाणा में किसानों ने जब अपनी फसल को जलाया था, फसल का जो बचा हुआ हिस्सा होता है जलाया था, उससे बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन हो गया था। बहुत बड़े लेवल पे पोल्यूशन हो गया था। तो उसके बारे में डेटा दिया गया कि सर्दियाँ आ गई हैं भैया, अब फिर से इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए बेसिकली मैं बता दूं आपको, इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे ज़्यादा है यहाँ पर वो ये है कि जब जब सर्दियाँ आती हैं तब तक इस तरीके की चीज़ें देखने को मिलती है। अभी जब रिपोर्ट आई कि वर्ल्ड की 10 ऐसी कंट्री जो मोस्ट पोल्यूटेड हैं, उनमें से 10 ऐसी सिटीज़ जो मोस्ट पोल्यूटेड हैं, उनमें से 9 सिटीज़ इंडिया की हैं। सबसे ख़राब बात है, स्पेशली इंडिया के लिए काफ़ी कंसर्न, डीप कंसर्न इसको देने की ज़रूरत है। इसके बाद देखो अगला आर्टिकल क्या है। इसी के बाद नीचे अगला आर्टिकल आप देखेंगे, दैट इज स्टेपिंग बैक। स्टेपिंग बैक कहाँ को लेकर है? नेम आपको मिल गया, एंजेला मार्केले। ये कौन है? ये आपकी चांसलर हैं जर्मनी की। और अब ये कह रहे हैं कि जर्मनी चांसलर की अब आगे 2021 में ये अब क्या है, स्टेप बैक कर लेंगे, अब यानी कि वहाँ से हट जाएंगे। जैसे यहाँ पर इंडिया में प्राइम मिनिस्टर होता है, ऐसे ही जर्मनी में चांसलर होता है। अगर ये यहाँ से हट जाएंगी तो अब क्या होगा, पॉलिटिक्स में बाकी लोगों को अब अपॉर्चुनिटी होगी, बाकी लोग आ सकते हैं। अभी तक नहीं तो यही थे, पिछले 18 साल से ये यहाँ पर चांसलर थी। पॉलिटिक्स है, पॉलिटिकल आर्टिकल है, नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट हाँ आपको पता होना चाहिए व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो इतना आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी वो आप बताएंगे, एंड द करेंसी ऑफ जर्मनी वो भी अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स पे आज आप यहाँ पर मुझे ज़रूर बताएंगे। आई विल बी वेटिंग। कमेंट बॉक्स से याद आया, कल के कमेंट बॉक्स भर गया पूरा जब आपने तमाम बड़े सुपर्ब तरीके से वोकेबलरी वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ किया है। मज़ा आ गया मुझे। इसी तरीके से यूज़ करिए। आज जिन बच्चों को नहीं पता ना वोकेबलरी को यूज़ कैसे करते हैं, याद कैसे करना है, वो उन बच्चों के कॉमेंट देख ले जो वहाँ पर लिखते हैं। हर एक वर्ड के एटलीस्ट 400 से 500 डिफरेंट टाइप्स के यूजेस वहां पर बच्चे लिख देते हैं, क्योंकि हर बच्चा अपना यूज लिखता है, वो डिफरेंट होता है। 400 से 500 जब आप यूज खुद अगर आप नहीं भी लिख रहे हो, पढ़ भी लोगे ना, तो आपको याद हो जाएंगे। चलो वो आप लोग आज देखना।
अब देखो बड़े आर्टिकल में आते हैं, फिर से मिला आपको ऑलवेज अ फाइन बैलेंस, राइट। हमेशा एक फाइन बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। बेसिकली यहाँ बात क्या की जा रही है, बहुत टाइम से आप पढ़ रहे हैं इसको कि आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच में रस्साकसी सी चल रही है, एक टसल वॉर चली जा रही है। आरबीआई कह रही है कि हमारे पास वो सारे राइट्स नहीं देते, हमें इंडिपेंडेंट बॉडी कहा लेकिन इंडिपेंडेंस हमारे पास नहीं है। गवर्नमेंट कहती है नहीं सब कुछ दिया हुआ, लेकिन गवर्नमेंट चाहती है हमारे हिसाब से चलो। कई सारी चीज़ें ऐसी हैं, क्योंकि गवर्नमेंट क्या चुनता कौन है, गवर्नमेंट को लोग चुनते हैं। लोगों को जवाब कौन देगी, आरबीआई नहीं देती ना, देती तो गवर्नमेंट ही ना। कहते हैं लोग कि तुमने क्या किया। बात समझ आ रही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसे हम पढ़ेंगे काफ़ी डीप में। ये इसका आज का हमारा डिस्कशन में रहेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। हालांकि कई टाइम से हम पढ़ भी रहे हैं रेगुलर छोटे छोटे आर्टिकल में कई बार, लेकिन इस बार फिर से कुछ नए पॉइंट्स हैं इसमें, उसको हम यहाँ पर डीप में देखेंगे। अब देखो आगे रहते हैं। अब इसके बाद देखो दूसरा आर्टिकल है, दैट इज ए कैटलॉग ऑफ ऑल दैट इज वैल्यूबल। वो सारी चीज़ें जो वैल्यूबल है उसके लिए कैटलॉग तैयार होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पर बताया गया जितनी भी हमारी एंटिकिटीज़ हैं या फिर एंटीक चीज़ें बोली जाती हैं, वो सारी की सारी मूर्तियों के टर्म में वो क्या है, जैसे बेसिकली साउथ इंडिया में बहुत सारी मूर्तियां हैं जो कि चोरी हो जाती हैं, फिर वो चाहे एग्जीबिशन सेंटर हो वहाँ से, फिर वो चाहे मंदिर है वहाँ से। अब इसका क्या है कि डेटा नहीं हो पाता है वहाँ की गवर्नमेंट के पास। तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि भैया डेटा दो, लेकिन डेटा भी है नहीं। जो रजिस्टर भी मेंटेन है वो रजिस्टर से आपके ऑफलाइन मेंटेन है, पेन से लिख कर कि इसका नाम ये, एक मूर्ति ये, जिसकी ऊंचाई इतनी है, लंबाई इतनी, अब बनी थी, ये लिखा हुआ है। कंप्यूटराइज कुछ भी नहीं है, विच इज़ रिक्वायर्ड, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आर्टिकल है, आप लोगों को पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको बोलूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल में से एक है, तो इसको आपको सबको पढ़ना है। आई विल नॉट रीड द आर्टिकल, बट मैंने आपको इसको ओवरव्यू दे दिया व्हाट इज एग्जैक्टली इन दिस आर्टिकल। काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में है, यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड दिस आर्टिकल, राइट। तो इसको आपको सबको अच्छे से पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो ये आपको खुद पढ़ना है। बट मैंने आपको बता दिया 2 आर्टिकल जो मैं आपको डिस्कस करवाऊंगा यहाँ पर। अब हम आ जाते हैं देखो अगले पेज पर। देखो जितने बच्चों के पास अगर दिल्ली एडिशन हो ना, देखो एक मैं यहाँ और बता दूँ, एडिटोरियल से अलग होगा। देखिए एक बार ये और दिखा दिया जाए, अगर आप लोग दिल्ली एडिशन वाला न्यूज़पेपर देखते हो तो आपको एक ये रिपोर्ट और देखने को मिलेगी, एयर क्वालिटी एट वेरी पुअर टू डिटेरियोरेट फर्दर। एयर क्वालिटी इतनी ज़्यादा पुअर है कि आगे और डिटेरियोरेट नहीं किया जा सकता, किसी भी चीज़ को कम नहीं किया जा सकता है। ये पढ़ लीजिएगा, रिपोर्ट आती रहती हैं, इससे रिलेटेड है। तो अगर दिल्ली वाला एडिशन आपके पास तो इसे पढ़ना, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है। कई सारी रिपोर्ट आती रहती है न्यूज़पेपर में, वो इंपॉर्टेंट बनती हैं। आप देखो आज फ्राइडे है, एवरी फ्राइडे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके लिए जवाब दिया जाएगा। एक तरफ उसके पॉजिटिव हाँ के जवाब में कोई एक पर्सन होगा और एक तरफ ना के जवाब में होगा, और एक पर्सन ऐसा होगा जो कि कंफ्यूज होगा, ये कह सकता है नहीं कॉम्प्लिकेटेड, ये हो भी सकता है ऐसा और नहीं भी हो सकता, दोनों चीज़ें। तो वो हमारा यहाँ पर देख लीजिए, हैज़ दी CBI's क्रेडिबिलिटी बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। क्या CBI की जो क्रेडिबिलिटी है ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गई है? क्वेश्चन भैया बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं हाँ उसकी क्रेडिबिलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है। CBI वाला पूरा पता है ना अभी यार, CBI वाला पूरा के CBI के अंदर दोनों अस्थाना और दो वर्मा दोनों के दोनों लड़े जा रहे हैं, एक दूसरे को हटा दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है, ये आप पढ़ रहे हैं। पढ़ना, इन्होंने बताया कि हाँ ऐसा है, इनकी क्रेडिबिलिटी को एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे की जा रही है, थोड़ा सा मैं आपको हल्का से यहीं डीप में बता दूं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है, बीजेपी गवर्नमेंट, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल है, दिल पे मत ले लेना कोई बीजेपी वाले कांग्रेस वाले लोग हों, ठीक है। बीजेपी फॉर एग्जाम्पल अभी गवर्नमेंट है बीजेपी की, और यहाँ पर है CBI, ठीक है। तो अपोज में कौन सी है, कांग्रेस है, ठीक है। तो कांग्रेस कहेगी देखो ये घपला हुआ, ये किया, इनने किया, अच्छा ऐसा हुआ, चलो CBI को यूज़ कर लिया उन्होंने और यहाँ पर गड़बड़ हो गई। चलो एक टाइम था जब कांग्रेस थी सरकार में, बीजेपी वहाँ थी, उन्होंने कहा अच्छा तुमने ऐसा किया, उन्होंने फिर से बहुत सारे केसेस निकाल दिए, उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गया। एक तरीके से CBI को यूज़ किया जाता है, दैट इज़ वाई बोला जा रहा है कि इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज़ की जा रही है। बात समझ में आ रही है ना। दूसरा इसमें इन्होंने कहा नहीं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जा रही, और ये कह रहे हैं थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, इसे पढ़िएगा, डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वाई मैं कह रहा हूँ इसको आप पढ़िएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो रीडिंग करिएगा जो आप लोगों को सभी को यहाँ पर करनी है। अब देखो इसी के नीचे बढ़ते हैं, इसी के नीचे आएंगे, आपको देखो एक आर्टिकल और दिख जाएगा। ये आर्टिकल है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अभी आपको मालूम है बना है, पटेल इन ब्रोंज के नाम से आर्टिकल, छोटा वाला है ना। अब इस आर्टिकल में बेसिकली बोला ये गया है कि देखो बहुत तरीके के लोग होते हैं दुनिया में, है ना, जरा मुझे दिखा दें। देखो बहुत तरीके के लोग होते हैं दुनिया में जो कि कुछ भी बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर आप गवर्नमेंट कुछ भी करे, एक तरफ तो लोग कहेंगे अच्छा किया, एक तरफ लोग कहेंगे नहीं बेकार किया। मैंने ये अभी वीडियो बनाई पूरी इंग्लिश वाली वीडियो, तो उसमें बच्चों ने कहा कि सर बहुत बढ़िया, मैं मज़ा आया। उसमें से कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं सर बेकार है,
ये क्या कर रहे हो सर, मज़ा नहीं आएगा सर, बहुत शॉर्ट वीडियो है सर, और थोड़ी लॉन्ग वीडियो बनाइए सर, आप वीडियो बनाते हो आगे नहीं दोगे सर, पता टाइम से नहीं लेकर आते वीडियो, तो बहुत तरह की चीज़ हम कुछ नहीं कह सकते भाई। राइट टू स्पीच है, आर्टिकल 19, भैया सबका राइट है बोलने का, तो वो हर जगह है। ऐसा ही यहाँ पर है पटेल इन ब्रोंज में। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जब मूर्ति बनाई गई है तो उसमें नेगेटिव एस्पेक्ट्स ये बताए जा रहे हैं, जिन्होंने आर्टिकल लिखा है कि वो कह रहे हैं कि सरदार पटेल कभी नहीं चाहते थे कि वो इस तरीके से दिखना चाहें कि वो दुनिया में सबसे बड़े मूर्ति उनके पास है, इतना पैसा उनके पास था, करीबन 3000 करोड़ रुपीस के आसपास खर्च हुआ इसमें। वो कह रहे हैं वही पैसा अगर खर्च हो जाता वहीं आसपास में गुजरात में ही जो वहाँ के ट्राइबल पीपल है उनके लिए खर्च हो जाता, वेलफेयर में खर्च होता तो शायद बेटर रहता। ऐसी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो ये नेगेटिव को लेकर है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव हालांकि इसका ये है कि वर्ल्ड का टूरिस्ट प्लेस बन जाएगा, इंडिया की भी एक रेस्पेक्ट होगी बाकी लोगों के दिमाग में। अभी तक चाइना था वर्ल्ड का सबसे जो हाईएस्ट स्टैचू जहाँ पर था, अब इंडिया में आ गया, राइट। तो कई सारी चीज़ें हैं, तो दोनों ही एस्पेक्ट्स होते हैं, आपको पढ़ने दोनों हैं, कभी लिखने को आएंगे दोनों आप लिख सकते हो। अब देखो एक और आ जाओ यार, ये आर्टिकल और इम्पोर्टेंट है जो कि मैं आपको बताता हूँ। डेटा पॉइंट वाला आता है ना, देखो ये डेटा पॉइंट दिया हुआ है। ये डेटा पॉइंट जरा थोड़ा सा और इसको जूम आउट करें, थोड़ा बड़ा कर दिखा दें इसको, हाँ ऐसे, और थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, थोड़ा, बस समझ गए। ये है डेटा पॉइंट, ठीक है। डेटा पॉइंट किसको लेकर है? दी नक्सल इन्फ्लुएंस ऑन वोटिंग, वोटिंग पर नक्सल्स का इन्फ्लुएंस। देखो आपको मालूम है ना कि हमारे यहाँ ये नया इंक्लूड हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, दैट इज नोटा। नोटा का मतलब क्या था? नन ऑफ दी अबव, यानी कि जितने भी अबव में जितने भी कैंडिडेट है, अगर आप किसी को वोट नहीं देना चाहते तब आप यूज करें नोटा, ठीक है। अब नोटा का सबसे ज्यादा यूज कहां देखने को मिल रहा है? तो सबसे ज्यादा यूज देखने को मिल रहा है यहां पर झारखंड में, छत्तीसगढ़ में और बिहार में, इस तरीके की स्टेट, और राजस्थान वगैरह में भी है। तो कई ज़्यादा यूज़ देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर जैसे दिया भी डेटा, अब ये जो यूज़ देखने को मिल रहा है, यही समझने वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट क्यों नहीं समझ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नोटा का यूज़ एक तो ये है जिससे पता चल रहा है कि वो लोग जो वहाँ के ट्राइबल लोग हैं वो नहीं चाहते हैं कि जो भी रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर खड़ा हुआ है, उन्हें नहीं लगता वो उनके हिसाब से काबिल है, इसलिए वो उन्हें वोट नहीं दे रहे, किसी को भी वोट नहीं दे रहे। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। नोटा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और दूँ। नोटा में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1 पार्टी, 2 पार्टी, 3 पार्टी, 4 पार्टी खड़ी हुई है, ठीक है, 4 लोग ये खड़े हुए हैं। अब इन 4 लोगों में क्या हुआ है कि सपोज किसी को अगर जीतना है तो 50% से ज्यादा वोट चाहिए, फॉर एग्जाम्पल दिया बस कहीं पर, ठीक है। लेकिन नोटा के ही वोट इतने ज्यादा हो गए कि नहीं 60% तक तो नोटा के ही वोट है, बाकी 40% में हमने कहा कि 10% किसी के हैं, 12% किसी के हैं और 16% किसी के। बात समझ में आ रही? फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दिया तो उसमें क्या है, जिसके 16% है उसी को जिता दिया जाए कि भाई तुम जीत गए। तो जरा देखो यार, उसका परसेंटेज तो बहुत कम है ना। ज्यादातर जो जनता है वो 60% है। ज्यादातर जनता तो ये चाहती है कि भाई नोटा, तुम में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जो कि इलेक्शन में जीत सके और यहाँ का हमारा जो है कि एक कैंडिडेट बन सके। तो जब ऐसा नहीं है तो हमारे नोटा के बारे में ये एक बेसिकली यूज जो है वो ढंग से नहीं हो पा रहा है ना। तो उस यूज को हमें यहाँ पर देखना है कि नोटा का बेसिकली यूज हमारा कैसे होगा और नोटा को कैसे हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो ये आर्टिकल हमारे आज के हुए जिसको हमें करना है। इन सभी आर्टिकल को आपने डिस्कस किया है और इन सबको 1 बाय 1 पढ़िएगा। ये आपके सामने और भी आर्टिकल्स है तो सबको पढ़ना है आपको 1 बाय 1 करके, और उसके बाद आपको मुझे बताना है कि आपको वो आर्टिकल ढंग से समझ आए हैं कि नहीं आए हैं। क्लियर? तो ये ज़रूर बताना है आपको, क्योंकि आर्टिकल आप जब तक खुद नहीं पढ़ोगे तब तक आपको समझ बिल्कुल भी नहीं आएगा। क्योंकि आपके लिए पता है बहुत लोग मेहनत करते हैं आपके लिए। तो बताओ, अभी हम लोगों ने 2-2 कैमराज लगा दिए, एक सामने एक पर्सन है और एक पर्सन यहाँ ऊपर लगे होते हैं, आपको दिख रहे होते हैं। मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? आपके लिए। मैं चाहता तो PDF से ही बता सकता था, लेकिन इससे बताने से क्या है, आपको बेनिफिट ऐसे मिल जाता है, पता चलता है कि कहाँ क्या दिया है, कैसे कैसे हमें पढ़ना है। तो पढ़ना ज़रूर है, बेनिफिट इसमें आपका खुद का होगा, मेरा नहीं होगा, ये बात आप जानते हैं। चलो मैं आपको बता दूं, आपकी अगली स्लाइड में यहाँ दिए पूरी इंग्लिश में जो वीडियो है उसका पार्ट 1 आ चुका है। उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक कल वाली वीडियो में भी लगा दिया था, आज भी लगा होगा, आप जाके देख लेना, आपके रिव्यूज़ देना है। और आज पार्ट 2 इसका रिलीज हो जाएगा, पार्ट 2 आज शाम तक आएगा, तो आप उसको देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वोकैबुलरी वर्ड्स 1 बाय 1 आपको लिखनी है। चलो, पहला वर्ड आपके सामने आया, दैट इज एग्रोवेटेड, विच इज यूज एज एन एडजेक्टिव, जो कि पास्ट पार्टिसिपल होता है, जिसका मतलब है मेड मोर सीरियस बाय अटेंडेंट और सर्कमस्टांसेस। यानी कि कोई भी सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसकी वजह से कोई भी सिचुएशन ज़्यादा सीरियस हो जाए, ज़्यादा ग्रीव हो जाए, वो आपका सिचुएशन बिगड़ जाना हो जाता है एग्रोवेटेड। ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है।
अगला वर्ड है दैट इज एम्बिएंट, इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब है स्पेशली ऑफ एनवायरमेंटल कंडीशंस, एनवायरमेंटल कंडीशंस के ही रेफरेंस में यूज होता है। एग्जिस्टिंग इन सराउंडिंग एरिया, जो कि हमारे सराउंडिंग एरियाज में क्या एनवायरमेंटल सिचुएशंस है उसके रेस्पेक्ट में, या उसकी जो सिचुएशन है या फिर उसकी जो कंडीशन है वो आपकी एम्बिएंट यूज होती है एडजेक्टिव की तरह। हर एक वर्ड को लिखते जाइएगा, पर्टिकुलर वर्ड का किस तरीके से यूज करना है ये आप लिखते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है। नहीं पता कैसे लिखते तो कमेंट बॉक्स में देखना, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं और बड़ा हेल्दी डिस्कशन होता है। मुझे मज़ा आता है कि आज इतने सारे स्टूडेंट्स हेल्दी डिस्कशन कर रहे हैं और सब सीख रहे हैं, करते रहिए कॉन्टिन्यूसली। अगला वर्ड है प्रिवेलिंग, प्रिवेल वर्ब होती है, प्रिवेलिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। दैट मींस एग्जिस्टिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम, यानी करंटली कोई चीज़ चल रही है, करंटली कोई चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा फैशन में है, तो प्रचलित है कोई चीज़, तो प्रिवेलिंग होगी, चारों तरफ जो लोग उसको जानते हैं। अगला वर्ड है यहाँ पर इन्फ्लिक्ट, जो वर्ब की तरह यूज होता है जिसका मतलब है इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, किसी पर कोई अनवेलकम चीज़ इम्पोज कर देना, थोप देना, जिम्मेदारी हो, चाहे वो रूल्स हो चाहे कुछ भी हो, कि आप ही को करना है, दैट इज कॉल्ड दी इन्फ्लिक्ट। वर्ब की तरह ये हमारा वर्ड यूज होता है। मोर्टेलिटी काफ़ी कॉमन वर्ड है, नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, यानी कि आपने कहा कि कितने लोगों की डेथ हुई, वो जो स्टेट है वो आपकी मोर्टेलिटी होती है। मोर्टेलिटी रेट आपने अगर टर्म सुना हो, जिसका हिंदी मृत्यु दर होता है, हालांकि मैंने यहाँ उसकी हिंदी पूरी लिख दी है मोर्टेलिटी रेट की, दैट इज मृत्यु दर, तो ये आपको पता होना चाहिए। हमारे यहाँ डेटा आता है कई बार मोर्टेलिटी रेट का, वो उसमें यही टर्म यूज होता है। अगला वर्ड है यहाँ पर ट्रॉमा, ये नाउन की तरह यूज होता है। ट्रॉमा क्या है, किसी भी तरीके की आपका नुकसान हो गया है, क्षति पहुंची है आपको, दैट इज कॉल्ड ट्रॉमा। ए डीपली डिस्ट्रेसिंग और डिस्टर्बिंग एक्सपीरियंस, ट्रॉमा सेंटर्स कई जगह खुले होते हैं, वो कहाँ किसके लिए होते हैं, इन सब चीज़ों के उपचार के लिए ही वो टर्म वहाँ पर इस तरीके से यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। ट्रॉमा आपका वर्ड नाउन की तरह यूज़ होता है। अगला वर्ड है आपका स्टबल, ये आपका नाउन होता है। स्टबल क्या होती है, जो वो आप जितनी भी फसल होती है, फसल को काट देते हैं तो भी जो नीचे का बचता है ना, ऐसा जो फालतू हिस्सा होता है वो किसी काम का नहीं, तो वही स्टबल होता है जिसको किसान जला देते हैं, जलाने के बाद फिर उसी से धुआं निकलता है। The cut stalks of cereal plants left sticking out the ground after the grain is harvested, जब ग्रेन की हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, तो जो भी सीरियल प्लांट्स बचे होते हैं उसके नीचे का जो हिस्सा होता है कटिंग के बाद, वो आपका स्टबल होता है। खूटे भी बोलते हैं, खूटे बोलते हैं कई लोग हिंदी में, तो इसे याद रखिएगा। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम अगली वर्ड है डेटरेंट। डेटरेंट आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। गला खराब हो गया है मेरा भी, सही हो जाएगा धीरे धीरे। डेटरेंट एडजेक्टिव की तरह यूज होता है जिसका मतलब है ए थिंग दैट डिस्करेजेस और इज इंटेंडेड टू डिस्करेज समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग, स्पेशली समथिंग रॉन्ग, कोई भी गलत काम करने से रोकना, या फिर उसमें आपको ऐसा कर देना कि वो ना कर पाए वो काम, उसको डिस्करेज करना, ये आपका एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, दैट इज डेटरेंट। अगला वर्ड यहाँ पर है टसल, जो कि नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है ए विगरस स्ट्रगल और स्कफल, बहुत ज़्यादा आपको कोई काम करने में कड़ी मशक्क़त करनी पड़ती है, जो एक दूसरे में खींचातान बनी रहती है, वो आपका स्कफल टसल है। इसको हम स्कफल भी बोलते हैं। संघर्ष हमने लिखा, कई बार ये वर्ड यूज़ हो चुका है, आपके लिए कॉमन हो चुका होगा। अगला वर्ड है यहाँ पर स्टुअर्डशिप। स्टुअर्डशिप आपका नाउन की तरह यूज होता है जिसका मतलब है द जॉब ऑफ सुपरवाइजिंग और टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, किसी चीज़ को सुपरवाइज करने का काम या उसको ध्यान रखने का काम, सच एज एन ऑर्गेनाइजेशन और प्रॉपर्टी, फिर जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान रखने का काम या फिर कोई प्रॉपर्टी है उसको ध्यान और सुपरवाइज करने का काम जो है, दैट इज कॉल्ड स्टुअर्डशिप। ओके, अगला वर्ड है दैट इज द ट्रांसग्रेशन। ट्रांसग्रेशन ION दिया है, दैट मीन्स ये नाउन की तरह यूज होगा जिसका मतलब है एन एक्ट दैट गोज अगेंस्ट अ लॉ, रूल और कोड ऑफ कंडक्ट, जिसे हम एक तरीके का ऑफेंस कह सकते हैं, इज कॉल्ड ट्रांसग्रेशन। ये आपका नाउन की तरह यूज होता है, इसे याद रखिएगा। अगला वर्ड आया हमारा दैट इज क्विप। इट्स नॉट इक्विप, इट्स क्विप। क्विप इज यूज्ड एज अ वर्ब दैट मीन्स मेक अ विटी रिमार्क या फिर जोक, एक तरीके से आपने जोक के सेंस में, या फिर जैसे हम बोल सकते हैं जैसे कि आपने कहा कि आपने सरकाजम कर दिया, सरकाजम समझते हैं ना, वही आपका है क्विप। सरकाजम नाउन हो गया लेकिन क्विप आपकी वर्ब की तरह यूज होता है। अगला वर्ड है यहाँ पर दैट इज कॉन्सीड। कॉन्सीड आपका वर्ब की तरह यूज होता है, दैट मीन्स एडमिट और अग्री दैट समथिंग इज ट्रू
आफ्टर फर्स्ट डिनाइंग और रेसिस्टिंग इट, ये आप कई बार वर्ड पढ़ चुके हैं, दैट इज कॉन्सीड, किसी चीज को मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ये ऐसा है, ये सच है, वो भी कब, जब एक बार आप उसे पहले मना कर चुके, नहीं ऐसा नहीं है, उसके बाद इज कॉल्ड कॉन्सीड, ये वर्ब की तरह यूज होता है। अगला वर्ड है टेस्टिमनी, काफी कॉमन वर्ड है, नाउन की तरह यूज होता है, यानी किसी भी तरीके का एविडेंस या फिर प्रूफ ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड टेस्टिमनी, साक्ष्य हमने लिख दिया इसको हिंदी में। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप सभी लोग, यहाँ पर आपके कंप्लीट हुए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ऑफ द स्लाइड ऑल्सो। और याद कैसे करना है वोकैबुलरी वर्ड्स को, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है इसके यूजेस करके। यूज़ कैसे करेंगे, हर दिन तमाम स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स पे लिखते हैं, आपको भी कमेंट बॉक्स पे इनके यूजेस लिखने हैं, एक एक सेंटेंस का यूज़ करके लिखते रहिए। कमाल की बात तो ये होगी, आप 15 दिन बाद मैं पूछूंगा, हालांकि 4-5 दिन हो चुके हैं इसका इस इनिशिएटिव को शुरू किए हुए, 15 दिन बाद मैं पूछूंगा कि आपको जो वोकैबुलरी वर्ड्स आपने 15 दिन में पढ़े वो आपको याद है कि नहीं। गारंटी मैं देता हूं आपको सारे वर्ड्स रट गए होंगे। मजा आ जाता है वोकैबुलरी वर्ड सीखने को, लग जाती है, इनिशिएटिव अच्छा लगता है। लाइक बटन पे प्रेस करते रहना लगातार। और मैं बता दूं जितने भी लोग अभी देख रहे हैं वीडियो को, लाइक नहीं किया लाइक करें, लेकिन अभी जो वीडियो है आपका ऑफलाइन हो पा रहा है क्योंकि यूट्यूब पर कुछ प्रॉब्लम चल पा रही है जिसकी वजह से हम लोग अभी लाइव नहीं कर पा रहे हैं। बट डोंट वरी, वी आर प्रोवाइडिंग यू द सेशन, हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे कॉन्टिन्यूसली मैनर में, डोंट वरी, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं आर्टिकल को जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दैट इज चॉक बाय स्मोक। चॉक बाय स्मोक, अर्जेंट करेक्टिव्स आर नीडेड, यानी कि तुरंत, करेक्टिव का मतलब होता है सही कदम, तुरंत सही कदम की ज़रूरत है। और लेथाल विंटर पोल्यूशन, क्योंकि जो लेथाल जो बहुत ज़्यादा खतरनाक विंटर पोल्यूशन है, विल बिकम दी न्यू नॉर्मल, वो कहीं ऐसा ना हो नया नॉर्मल बन जाए हमारी का, कि हमारे लिए नॉर्मल वही बन जाए कि ख़राब कंडीशन नॉर्मल बन जाए। इसीलिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट करेक्टिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं कॉन्टेक्स्ट में, क्यों, क्या, कैसे। एयर पोल्यूशन इज चॉकिंग several cities in the northern states, basically in our country once again, as changes in temperature, slowing winds trap soot, dust and fine particulate मैटर, इन सबको ये वहीं पर रोक के चला देता है। ये उड़ता नहीं है, हमारे ये एनवायरनमेंट में ही आ जाता है, क्योंकि अब ये हवाएं तेज चल नहीं रही, अभी रुक जाएगा तो सारे हमारे आसपास ही वातावरण में ये इकट्ठा हो जाएगा और हमारे सांस के जरिए हम जब बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, उसके जरिए हमारे अंदर जाएगा, जिससे कि क्या है, बहुत सारी बीमारियां बनेंगी। और वो लोग जो ऑलरेडी बीमार होते हैं ऐसी कंडीशन में, वो उनके लिए डेथ तक का रीज़न बन जाते हैं। कई सारा टेक्निकल डेटा यहाँ दिया है, दैट यू मस्ट नो ऑल अबाउट दैट, उसको पढ़ेंगे। देखो क्या है, खराब कंडीशन है बहुत ज़्यादा, एंड इफ़ यू आर रिसाइडिंग बेसिकली इन एनसीआर रीजन, राइट, दैट मीन्स आप बहुत खतरनाक जगह रह रहे हैं, हम लोग भी उसी जगह में ही रह रहे हैं। आप अगर यहाँ पर रहते तो आपको पता हो, घर से बाहर निकलते सब लोग अपना मास्क पहनकर ही निकलते हैं। बहुत अभी तो सर्दियाँ आने दो और सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी अगर कोई एक्शन नहीं लिया गया बाय द गवर्नमेंट। Although India has 9 of the 10 most polluted cities in the world, ये बहुत बेकार डेटा है, 9 सिटीज़ तो इंडिया की हैं, 10 वर्ल्ड की टॉप क्या बोला जाए, बेकार, वर्स्ट कंट्री, वर्स्ट सिटीज़ जो कि पॉल्यूटेड हैं, उनमें से 9 इंडिया की हैं। किसने टॉप किया था, आई गेस कानपुर का सबसे ज़्यादा था वहाँ पर पोल्यूशन में। और ये आप मुझे ज़रा बताना, अगर मैं याद नहीं है ज़रा बताना कौन सी वो सिटी, शायद कानपुर था, मुझे ऐसे याद आ रहा है। It has not taken consistent action on pollution. India should at least now give high importance to the WHO warning about air pollution being the new tobacco, कि एयर पोल्यूशन एक नया टोबैको बन रहा है, टोबैको जिससे कि कैंसर हो जाता है और आदमी की डेथ हो जाती है, सेम एज द एयर पोल्यूशन जिससे कि बीमारियां हो जाती हैं और आदमी की फिर डेथ हो जाती है। दिस ईयर्स सीवियर एयर क्वालिटी रेटिंग फॉर दिल्ली एंड पुअर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन अदर सिटीज इन द इंडो-गैंगेटिक प्लेन शुड कंपेल अ डिसिसिव शिफ्ट इन पॉलिसी, बिल्कुल कंपेल करता है कि एक डिसिसिव यानी डिसाइड करके एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पर अब लाई जाए इसके लिए। लेकिन हम ये बात सोचते हैं, जब ये सब बातें हम कब सोचते हैं, जब एकदम ऐसा होता है। मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे कि कहा कि यार प्यास लगी है, अच्छा प्यास लगी है, पानी चाहिए, अल्लाह हम कुआं खोद दे रहे हैं, तो मान लीजिए
अब तुम्हें प्यास लगी है तो लाओ हम तुम्हारे लिए कुआं खोद दे रहे हैं, तो अब पानी निकालते हैं उसमें, तब तुम्हें देंगे। वही सिचुएशन होती है। अब सर्दियाँ आने वाली है, तो जब पिछले साल हमें पता था ये सब कुछ हो रहा है, तो हमने तब उस वक्त जो पॉलिसीज बनाई वो इतनी अच्छी क्यों नहीं बनाई, ताकि सारी चीज़ें रुक जाएं। पिछली बार भी मुझे अभी भी याद है कि आर्टिकल मैं पहले भी पढ़ाया था, जब साल भर पहले की बात है, तब भी जब ये आर्टिकल आया था तब ये बोला गया था कि किसानों को एक नई टेक्नोलॉजी ऐसी दे दी जाए जिसकी वजह से उनको जलाएं नहीं, उसकी क्रॉप को हम यूज़ कर लें। तो ये बात सिर्फ न्यूज़पेपर में एडिटर्स जब लिखते रहते हैं, बस मैगजीन में छपती रहती हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या हो पाता है? पॉलिसी आती है बट पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो पाता है? नहीं हो पाता। मुझे नहीं लगता बेटा। आप लोग बताना, अगर आप लोगों के घर में खेती किसानी होती है, आप लोग ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो आप लोग ज़रूर बताना बेसिकली क्या आपके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है, या सिर्फ ये न्यूज़पेपर में ही सिर्फ न्यूज़ में आती है, मीडिया में आके फिर चली जाती है ना? या आप मुझे ज़रूर बताना। चलो, दे मस्ट एड्रेस द बर्निंग ऑफ कार्बन के बर्न करने को एड्रेस कर रहे हैं, विच इज अ डायरेक्ट सोर्स एंड एमिशंस विद ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर फ्रॉम व्हीकल्स, जो कि बेसिकली कहाँ से निकलता है? व्हीकल से, दैट रन इनटू फाइन पार्टिकल्स पार्टिकुलेट्स, माफ कीजिएगा, पार्टिकुलेट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक रिएक्शन। शायद मैंने पहले भी पार्टिकल बोल दिया, पार्टिकुलेट मैटर्स है वो एक्चुअली, है ना? तो याद रखना, पार्टिकल्स नहीं पार्टिकुलेट होगा। तो फाइन पार्टिकुलेट्स थ्रू एटमॉस्फेरिक रिएक्शन, सबसे ज़्यादा जो निकलता है, जो बहुत ज़्यादा धुआं जिससे निकलता है, जिससे कार्बन सबसे ज़्यादा निकलता है, वो हमारे व्हीकल से ही निकलता है। अब व्हीकल से जो निकलता है, तो इसके लिए पॉलिसी कब बनाई जाएगी? क्या जब सिचुएशन वर्स्ट पे पहुंच जाएंगे तब बनाई जाएगी? अब तो पहुंच ही रही है धीरे धीरे। अभी पॉलिसी नहीं बनी है कोई खास पॉलिसी, कुछ ऐसी होनी चाहिए जिसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल यूज़ कर रहे हैं ना व्हीकल, या तो उसका यूज़ कम हो जाए किसी भी तरीके से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें, या फिर जो इंडिविजुअल व्हीकल हैं उसमें पेट्रोल डीजल कुछ इस तरीके के हों जिसमें क्या है, इंजन ऐसे हो कि जिसमें धुआं इतना नहीं, कितना भी वो निकलेगा, तो भाई इलेक्ट्रिक बाइक्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। Failures to take sustainable and urgent measures will inflict long-term harm on public health. लंबे टर्म का हो जाएगा एक पब्लिक हेल्थ, अफेक्टिंग चिल्ड्रन इवन मोर, पुटिंग दैम एट हायर रिस्क फॉर डिजीज। और इसमें मोर्टेलिटी रेट का एक डेटा भी दिया हुआ था, जिसमें बहुत सारे, आई गेस इसमें दिया होगा आगे चलकर 60% के आसपास है, जिसमें प्री मेच्योर डेथ हो जाती है बच्चों की, है ना? जो पैदा होते हैं, पैदा होने से पहले या पैदा हो गए, पैदा होते ही कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ इसी वजह से। The UN Environment Programme's recent report titled Air Pollution in Asia and the Pacific, Science-Based Solutions has sounded a warning, pointing out that only 8% of the population in the countries of the region get the breath air of acceptable quality. Only 8%. बाकी सब जो सांस ले रहे हैं भाई, हम सब लोग उसी में ही आते हैं जो कि खुली सांस नहीं ले पा रहे या अच्छी हवा नहीं है। सिर्फ 8% लोग हैं। डेटा बस आपको पता होना चाहिए। ऐसे डेटा जब आपको पता होगा तो आप ना अपने एग्जाम में लिख भी सकते हो। एग्जाम के लिए तो बढ़िया भाई लिख लोगे, लेकिन यार एग्जाम दे दे के क्या करते रहोगे? जॉब ले लोगे, क्या करते रहोगे? कुछ तो कुछ करना पड़ेगा ना, नहीं तो जिंदा ही नहीं रहेगा आदमी तो क्या होगा। अभी तो ठीक है, लेकिन आदमी सोचता पता है क्यों नहीं है? गवर्नमेंट या कोई भी ज़्यादा इतना नहीं सोचता कि यार हमारी तो ज़िंदगी है, 100 साल से ऊपर तो कोई जिएगा नहीं, 70-80 में निपट जाएगा वो, उसके बाद क्या, उस मजे से गया ख़त्म, बाकी लोग देखें जो देखें, ये सोच लेते हैं आदमी। One study of degradation of Delhi's air over 10-year period beginning 2000 से 2010 की estimated premature mortality to have risen by as much as 60%. ये है premature mortality, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, या तो पैदा होने से पहले वो मर जाते हैं, या फिर पैदा होते ही उसके कुछ दिनों बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो इनकी रेट कितनी है? 60% तक बढ़ गई है। An innovative approach could be to use climate change funds to turn farm residues into resources using technological options such as converting them into biofuels, या तो उनकी जो फसल है उसको कन्वर्ट कर लें बायोफ्यूल्स में, फर्टिलाइजर्स उनकी तरह यूज़ किए जाएं। लेकिन यार प्रॉब्लम क्या है, ये तो सोल्यूशन पहले भी दिए गए थे, मुझे खूब याद है यार आर्टिकल में। आप लोग अगर पढ़ रहे हो पिछले 1 साल से तो आपको याद होंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है, लिटरली नहीं होता है। फ्रॉम एन अर्बन डेवलपमेंट परस्पेक्टिव, लार्ज सिटीज शुड रीओरिएंट देयर इन्वेस्टमेंट्स टू प्रायोरिटाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इसमें इन्वेस्ट करें, ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, फेवरिंग इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, और ज़्यादातर जो व्हीकल्स हों वो इलेक्ट्रिक वाले हों, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, ऐसा किया जाए, वैसा किया जाए। बट एक्चुअल में जब
करता नहीं है ना तो दिक्कत है। सिर्फ सजेशन तो हर कोई दे लेता है। अब राइटर ने भी सजेशन दे दिया, आप भी सजेशन दे सकते हो, मैं भी सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन अगर इस पर काम नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं बनता है ऐसा। फाइनल वर्ड्स में इन्होंने कहा गवर्नमेंट शुड मेक द यूज ऑफ पर्सनल व्हीकल्स इन सिटीज लेस अट्रैक्टिव। कोशिश करनी चाहिए लोग कम यूज करें, ऐसा कुछ गवर्नमेंट को कदम उठाना चाहिए कि वो पर्सनल व्हीकल्स कम यूज करें थ्रू रेस्ट्रिक्ट रोड प्राइसिंग मैकेनिज्म, या तो कुछ रेस्ट्रिक्ट कर दें ऐसे मैकेनिज्म कि आप यहाँ अगर गाड़ी पार्क करोगे तो ऐसा करोगे तो आपको 50 रुपये आपको देना पड़ेगा यहाँ पर पार्किंग फीस, या ऐसा करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसा करें। शार्पली एस्केलेटेड डिटरेंट पार्किंग फीस कैन बी इंप्लीमेंटेड, जैसे कि यहाँ पर दिया कि पार्किंग फीस अगर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उन्हें ऑटोमेटिकली लगेगा कि यार वहाँ पर जाके 50 रुपये दोगे, इससे तो 20 रुपये में आप चले जाओगे ऑटो से वहाँ पर, तो बेटर रहेगा वो। गेटिंग माई पॉइंट? तो वो उससे कहीं ना कहीं डिटरेंट करेगा, उन्हें रोकेगा, शायद वो कम यूज़ करें। एग्जाम्पल है, इफ़ द गवर्नमेंट डिले एक्शन ऑन द क्रिटिकल इशू ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, आज पता नहीं क्या हो गया, हर एक वर्ड को गलत पढ़ रहा हूँ मैं, क्रिटिकल इशू ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल, पब्लिक प्रेशर मस्ट फोर्स देम टू एक्ट। अगर गवर्नमेंट नहीं करती तो पब्लिक का प्रेशर इतना होना चाहिए कि गवर्नमेंट वो करने लग जाए, लेकिन पब्लिक खुद नहीं करती है। पब्लिक तो खुद नहीं करती है, पब्लिक खुद सोचती है यार क्या करना, चलो ठीक है यार चल रही है गाड़ी चलन दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा बेटा, आगे चल के बहुत गड़बड़ होने वाली है। ये हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? आप लोग क्या है जो इस देश के युवा हैं, और आप ही लोग जैसा सोचेंगे वैसा आगे चल के हमारी कंट्री बनेगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोगों का सोचना, आप लोगों को कुछ काम करना बहुत ज़रूरी है, आप लोगों की डायरेक्शन सही होनी बहुत ज़रूरी है। मेरा काम था इसे समझाना आप लोगों को, और आप लोगों का काम इसको समझना और दूसरों को समझाना। बाकी हर कोई इतना आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, अवेयर नहीं है। लोग आज की लाइफ में इतना बिजी हैं, फिर वो चाहे अपनी ऑफिस वाली लाइफ हो, फिर वो चाहे अपने बिजनेस की लाइफ हो, बाकी एनवायरनमेंट से किसी को कोई लेना देना नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे मेरा पैसा मिलना चाहिए, मेरी दाल रोटी चल रही है ढंग से कि नहीं चल रही, बस आदमी क्या करेगा। लेकिन वो लोग जो लोग इससे जुड़े हुए हैं, उन लोगों की जिम्मेदारी है इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना, दूर दूर तक पहुंचाना, राइट। तो ये आप लोगों को करना है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स पे करके बताएंगे यस सर लिखकर, एंड वॉट एवर यू थिंक अबाउट दिस, ये भी आप ज़रूर बताएंगे, और क्या किया जा सकता है ये आप मुझे ज़रूर बताएंगे। बहुत ज़रूरी है बेटा, आप लोगों को, हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। और लिखा भी है राइटर ने कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है तो पब्लिक का प्रेशर होना चाहिए, लेकिन पब्लिक का प्रेशर कैसे बनेगा? ऐसे तो बन नहीं जाएगा, आप जैसे लोग जब कुछ करेंगे तब प्रेशर बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट? चलो समझ आया हो, लग रही है मेरी बात सही तो बोलिएगा यस सर हमें बात सही लग रही है। लाइक बटन में प्रेस कर देना जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोग लाइक देते हैं मुझे मोटिवेशन मिलता है। आगे बढ़ते हैं, है ना, क्विज गेम की तरफ बढ़ते हैं। 1 बाय 1 क्विज को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स इन 2019? ये आप मुझे बताइए, इसकी रैंक अच्छी हो गई है, पहले से खराब हो गई, ये मुझे बताएंगे बेसिकली। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 77th हो गई है, रैंक अब कम हुई, अच्छी बात है। अगला हमने देखा, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट? रिसेंट में किसी का भी कोई अपॉइंटमेंट होगा, रेजिग्नेशन होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इफ यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट एनी एग्जाम इन रिसेंट मैनर, राइट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जस्टिस देबाशीष कर गुप्ता। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द वर्ल्ड सिटीज डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर? रिसेंट में कोई ऐसा डे आएगा वो इंपॉर्टेंट आपके लिए होगा। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 31 अक्टूबर। अगला है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट मेड इन इंडिया इंजनलेस ट्रेन? सो नेम दैट ट्रेन। और ये क्वेश्चन मैं कुछ दिन पहले भी आपको करा चुका हूँ आर्टिकल में भी, एंड द नेम इज ट्रेन 18। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेम द रिनोड एक्टर हु रिसेंटली रिजाइन एज द चेयरमैन ऑफ FTII? इसका फुल फॉर्म बताओ, हालांकि पता होगा FTII का फुल फॉर्म, एंड द आंसर इज, मैं आप लिख दूँ, दैट इज हमारे ऑप्शन नंबर सी, आमिर खान। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई गेस अनुपम खेर इज द राइट आंसर। ये मैं कंफ्यूज हो गया इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है अनुपम खेर ही थे, जरा एक बार चेक कर लेना, है ना, नहीं तो अगर नहीं होगा तो हमारी टेक्निकल टीम एक बार चेक करके हमें बता देंगे, एक बार चेक करके तब तक। चलो हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं अभी जरा कंफ्यूज हो गया, मुझे लगता है आंसर ये गलत लगा हुआ है, कंफ्यूजन हो जाता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं तब तक हम लोग, और यहाँ पर देखिए अगला आर्टिकल। अब जो ये आर्टिकल है ना यार, आर्टिकल इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि अभी रिसेंट में आप लोग देख रहे हो कि यार RBI और हमारी गवर्नमेंट के बीच में बहुत रस्साकसी है पावर को लेकर। RBI को लग रहा है उसकी पावर खींची जा रही है, RBI को लग रहा है उसकी पावर खींची जा रही है, गवर्नमेंट को लग रहा नहीं पावर तो तुम्हारे पास है। कुछ चीज़ें जो शायद RBI अच्छे से नहीं कर रही, गवर्नमेंट को करना चाहिए, है ना। अब जैसे आपको मालूम है, जब
अभी 4 जजेस सामने आए थे सुप्रीम कोर्ट के मीडिया के सामने, उन्होंने बयान दे दिया था कि नहीं हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, तो खराब बात थी। सेम एज आरबीआई गवर्नर, और अगर कहे कि नहीं हमारी जो पावर है, पावर को खींचा जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ये भी बात तो बहुत खराब है ना। तो इसको हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। देखो दिया हुआ है, द आरबीआई गवर्नमेंट टसल मस्ट prompt a debate on defining the RBI governor's position। अब आरबीआई और गवर्नमेंट का जो टसल चल रहा है, बहुत रसाकसी चल रही है, वो प्रॉम्प्ट करती है इस डिबेट को कि डिबेट होनी चाहिए कि ये डिफाइन कर दें कि आरबीआई गवर्नर की पोजीशन क्या है। पोजीशन का मतलब उनकी पावर क्या है। देखो थोड़ा पुराना यहाँ पर दिया है, यहाँ पर हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं आरबीआई के यगा वेणुगोपाल रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी हम शॉर्ट में बोलेंगे ने, नोन एज मच फॉर हिज विट, वो ज़्यादातर जाने जाते हैं अपनी समझदारी सूझबूझ के लिए, एज हिज क्लेवर स्टुअर्डशिप ऑफ द सेंट्रल बैंक, यानी आरबीआई की क्लेवर स्टुअर्डशिप उन्होंने निभाई थी इसके लिए। कॉइंड एन इंटरेस्टिंग फ्रेज, उनकी एक इंटरेस्टिंग फ्रेज याद आ गई जो कि अभी रिसेंट में यहाँ पर मुंबई में विरल आचार्य जो कि आरबीआई डिप्टी गवर्नर है, उन्होंने भी वही फ्रेज बोली है जो उन दोनों ने कनेक्ट करके राइटर ने लिखा है। फ्रेज उन्होंने कही थी तब टेकिंग ऑफ, ये फ्रेज कही थी उन्होंने ओपन माउथ ऑपरेशन की, ओपन माउथ ऑपरेशन होना चाहिए। टेकिंग ऑफ फ्रॉम द ओपन मार्केट ऑपरेशन टूल ऑफ द आरबीआई। ओपन माउथ ऑपरेशन क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं। ओपन माउथ ऑपरेशन इज द ऑपरेशन और इज द पॉलिसी जो कि हम वो पॉलिसी लेकर आते हैं जिसकी वजह से फायदा होगा बैंक को इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी, पैसे के टर्म्स में। अब ऐसी पॉलिसी क्या लेकर आई जा सकती है, कोशिश की जाए जब हमारा कई बार होता है कि आपने देखा महंगाई आ गई, ये कई बार होता है सस्ता हो गया, ये सारी चीज़ें कब की जाती है, ताकि मार्केट में कई बार होता है पैसा ज़्यादा आ जाए, या मार्केट में जब पैसा कम हो जाता है पैसा कम किया जाए, ये तभी ताकि बैंक का एक बैलेंस बना रहे। दैट इज कॉल्ड दी ओपन माउथ ऑपरेशन, ये ओपन माउथ ऑपरेशन हो जाता है हमारा। ये एक ओवरऑल आपने मोटा मोटा यहाँ पर सीखा। अब जरा इन्होंने भी ऐसी बोले, पुरानी बात थी जिसको इन्होंने अभी मुंबई में लास्ट वीक इस मीटिंग में यहाँ पर इन्होंने बोला, दी ओपन माउथ ऑपरेशन वर्कड ब्यूटीफुली इन बोथ इंस्टेंसेस, और दोनों इंस्टेंसेस में अच्छे से वर्क किया, तब भी जब उन्होंने बोला था और अब भी। अब क्या हुआ उस वक्त की वो बात बता दूं कि रुपया की वैल्यू गिर रही थी, राइट, तो रुपये की वैल्यू गिर रही थी, तब उन्होंने स्टेप्स उठाए थे ऐसे जिससे कि रुपये की वैल्यू फिर से स्ट्रेंथन हो गई, राइट, ऐसे ही इन्होंने कहा। तो इसमें इस बार क्या हुआ, द रुपी करेक्टेड इमीडिएटली आफ्टर रेड्डीज स्पीच, ये करेक्ट हो गया था। अब आफ्टर डॉक्टर आचार्य स्पीच, जब विरल आचार्य ने बोला इनकी स्पीच के बाद, द गवर्नमेंट हैज बीन फोर्स टू एक्नॉलेज, तो गवर्नमेंट को फोर्स किया गया कि अब वो ध्यान दें, इवन इफ ग्रजिंगली, चाहे वो ग्रजिंगली ध्यान दें, दैट द आरबीआईज ऑटोनॉमी इज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द आरबीआई एक्ट, कि जो आरबीआई की ऑटोनॉमी है, कि आरबीआई की पावर खुद की है, ऑटोनोमस बॉडी है, खुद ही सारे डिसीजन लेती है, वो डिसीजन फिर भी जितने भी डिसीजन लेंगे वो भी आपके इस एक्ट के अंतर्गत होते हैं, लेकिन वो होते क्या है, डिसीजन गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही होते हैं। अब जरा सुनो क्या, वी नीड टू अंडरस्टैंड दी ऑटोनॉमी, अब हमें समझने की जरूरत है बेसिकली ऑटोनॉमी क्या है, यहाँ पर सब दिया अच्छे से, दैट द आरबीआई एंजॉय, जो आरबीआई एंजॉय करती है वो ऑटोनॉमी, एंड द लिमिट्स टू दैट, और उसकी लिमिट कितनी है ऑटोनॉमी की। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट आरबीआईज ऑटोनॉमी हैज कम अंडर फोकस, ये पहली बार नहीं है, एंड इट विल श्योरली नॉट बी द लास्ट, और ये लास्ट भी नहीं है, आगे भी इनकी ऑटोनॉमी है वो फोकस में आती रहेगी। डॉक्टर रेड्डी वंस फेमसली क्विप्ड, उन्होंने एक बार, क्विप का मतलब मैंने बताया कि कोई भी चीज़ ऐसे बोलना मजाक में, मतलब एक तरीके से सरकाजम में बोला, सरकास्टिक वे में बोला, राइट। तो फेमसली क्विप टू अ जर्नलिस्ट, एक जर्नलिस्ट से ये बोला कि जब वो, उन्होंने बोला जब वो क्या थे गवर्नर के हिसाब से, तब उन्होंने बोला आरबीआई गवर्नर के हिसाब से, आई एम वेरी इंडिपेंडेंट, कि मैं बहुत इंडिपेंडेंट हूँ। ये सुनना सरकाजम में कैसे बोला होगा। दी आरबीआई हैज फुल ऑटोनॉमी, कि आरबीआई के पास पूरी ऑटोनॉमी है, आराम से जो काम करना चाहे वो कर सकती है। आई हैव टेकन द परमिशन, मैंने परमिशन ले ली है फाइनेंस मिनिस्टर से आप लोगों को बताने के लिए कि मुझे ये बताना है। समझ आए क्या कहना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं तो पूरा इंडिपेंडेंट हूं, मैं पूरा इंडिपेंडेंट हूं, आरबीआई के पास फुल ऑटोनॉमी है, और फाइनेंस मिनिस्टर से मैंने परमिशन ले ली कि मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं फाइनेंस मिनिस्टर से परमिशन लेकर आ रहा हूं, तब मैं कह रहा हूं इंडिपेंडेंट, तो क्या बात का इंडिपेंडेंट हो गए, बात समझ आ रही है ना। तो ऐसे सरकाजम है, सरकाजम में उन्होंने ये बात बोली थी, उसको लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। ऑन अ मोर सीरियस नोट ही क्लैरिफाइड दैट आरबीआई इज इंडिपेंडेंट बट विद इन द लिमिट्स, इंडिपेंडेंट तो है लेकिन विद इन द लिमिट्स इंडिपेंडेंट है, सॉरी।
सेट बाय द गवर्नमेंट, जो कि लिमिट्स गवर्नमेंट के द्वारा सेट की जाती है। इन हिज बुक, उनकी एक बुक है जिसका नाम है एडवाइज एंड डिसेंट माय लाइफ इन पब्लिक सर्विस, ही एक्सप्लेन्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑटोनॉमी अंडर दी 3 फंक्शंस। वो 3 फंक्शंस के अंदर इस ऑटोनॉमी को अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं। क्या क्या ऑटोनॉमी है? ऑपरेशनल इश्यूज, पॉलिसी मैटर्स और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। अभी ऑपरेशनल इश्यूज में कैसे, वो यहाँ दिया हुआ है। इन द केस ऑफ फर्स्ट यानी ऑपरेशनल इश्यूज में ही बिलीव्ड इन टोटल फ्रीडम, पूरी फ्रीडम है उन्हें। ऑपरेशनल इश्यूज में आराम से ऑपरेशन कर सकते हैं। ऑपरेशन मतलब कोई भी काम चल रहा है उस पर आराम से अपने हिसाब से उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सेकंड यहां पर दिया पॉलिसी मैटर में, क्या पॉलिसी बनानी है क्या नहीं। इसमें क्या है कि ही प्रेफर्ड प्रायर कंसल्टेशन विद दी मेंडेरियंस। मेंडेरियंस मतलब जो वो लोग जिनको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है उसमें, वो पहले उनसे कंसल्टेशन करते हैं। इन नॉर्थ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक का मतलब गवर्नमेंट की बात करें, नॉर्थ ब्लॉक दिल्ली के रीजन की बात कर रहे हैं। एंड ऑन दी थर्ड ही वर्कड इन अ वेरी कोऑर्डिनेशन विद दी गवर्नमेंट। अब ये कह रहे हैं सारा कोऑर्डिनेशन सब कुछ हमें गवर्नमेंट से ही करना अगर पड़ता है तो हमारी ऑटोनॉमी कैसे है, उन्होंने अपनी बुक में ये लिखा है। तो देखो अगर ऐसा लिख रहा है इसका मतलब ये कि सीधी बात आरबीआई के पास ऑटोनॉमी नहीं है। एक्चुअली ऑटोनॉमी है बट कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके लिए क्या है उन्हें गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है ऑटोनॉमी कंप्लीटली नहीं है, क्योंकि आरबीआई के अंदर एक सेक्शन है, उस सेक्शन की बात यहां बोली है, हैंडल्ड विद केयर टिल नाउ द एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्शन 7 इन द आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट में सेक्शन 7 है जिसमें यह बताया जाता है, कहा जाता है कि गवर्नमेंट किसी भी टाइम इंटरवीन कर सकती है इफ गवर्नमेंट फील्स कि यहां पर इंटरवीन क्या करना चाहिए फॉर द सेक ऑफ इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, बेसिकली पब्लिक इंटरेस्ट के सेक यानी पब्लिक इंटरेस्ट की वजह से कि लोगों का फायदा उसमें कैसे होगा, हमारे देश का फायदा कैसे होगा, नुकसान अगर हो रहा है तो कैसे रोका जाए, उसके लिए गवर्नमेंट जब इंटरवीन करने की जरूरत पड़ेगी तो गवर्नमेंट इंटरवीन कर सकती है। और इसी का ही फायदा इस बार गवर्नमेंट ने उठाया और गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है। रीजन देखो उसमें क्या दिया है, वो ये दिया है कि देखो जब वोट की बारी बारी आती है, लोग वोट देते हैं, जनता वोट देती है, तो वोट देती है वो गवर्नमेंट को, उसे नहीं मालूम आरबीआई क्या है, आम जनता को नहीं मालूम हमारे देश में, ठीक है, आरबीआई क्या, एसबीआई क्या, क्या बैंक कर रही है उसे कुछ नहीं मालूम, उसे मालूम है गवर्नमेंट कर रही है जो गवर्नमेंट कर रही है। अगर हमारी इकोनॉमी डाउन हो रही है तो हम गवर्नमेंट को कहेंगे यार कुछ नहीं किया, मोदी जी ने कुछ नहीं किया, बेकार, यही तो कहेंगे। अभी अगर वो अच्छा होगा तो मोदी जी ने बढ़िया काम किया। तो यार उसमें कई बार लगता है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए, इसलिए गवर्नमेंट इंटरवीन करती है, फिर वो चाहे ये सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो, ठीक है। पहली बार लेकिन सेक्शन 7 को यूज किया है, इसलिए बताया गया है। इवन इट हैज नेवर बीन यूज टिल नाउ, अब तक ये यूज नहीं किया गया था। प्रूफ, ये बात प्रूव करता है दैट द आरबीआई इज नॉट फुल्ली ऑटोनोमस, कि ये प्रूव करता है कि आरबीआई क्या पूरी तरीके से ऑटोनोमस नहीं है, सेक्शन 7 है जो कि इसे थोड़ा सा यहाँ पर रोकता है। The statement put out by the government on Wednesday वो ये था, the RBI is autonomous but within the framework of the RBI Act, लेकिन उसी के अंदर ही अंदर है। It is clear that the RBI Act has the veto option, ये veto option ही तो है एक तरीके से, जैसे veto power होती है, अब कुछ नहीं यही काम आएगा, ब्रह्मास्त्र है एक तरीके का, और ब्रह्मास्त्र वर्ड इन्होंने यूज भी किया है इसमें। In the form of section 7, ultimately it is the elected representative जो हमारी गवर्नमेंट होती है, रूलिंग द कंट्री, हु इज आंसरेबल टू द सिटीजन एवरी 5 years, ओनली द गवर्नमेंट इज आंसरेबल। द रिप्रेजेंटेटिव कैन नॉट स्प्लिट हेयर्स, स्प्लिट हेयर्स का मतलब होता है, स्प्लिट हेयर एक्चुअली आपकी इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब हो जाता है कि छोटे छोटे फालतू के तुक्ष तुक्ष इशू देना या तुक्ष तुक्ष बहाने देना जिसका कोई मतलब नहीं है। तो वही है कि गवर्नमेंट अपने छोटे छोटे बहाने नहीं दे सकती है बिफोर द वोटर, वोटर के सामने, व्हाइल एक्सप्लेनिंग द इकोनॉमीज परफॉर्मेंस। दैट इज व्हाई गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया है सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट को यूज करके। He has to own up for everything including the RBI's action as his own। आप लोग बैंकिंग पढ़ते हैं, बैंकिंग पढ़ते होंगे, सेक्शन 7 पढ़ा कई बार होगा, पढ़ा होगा, लेकिन आज आपने ये भी देख लिया कि इसका यूज भी हो गया है। एक बड़ा है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड बन सकते हैं, कब पहली बार यूज हुआ, कब नहीं यूज हुआ, सेक्शन 7 के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपके डेफिनेटली बन सकते हैं, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए मैं बता दे रहा हूं आज ही से कि इंपॉर्टेंट है। आज बता देना किसके एग्जाम में आया, फिर कहना कि हाँ विशाल सर कह रहे थे। ऐसे कोई भी इंसिडेंट हुआ करे वो समझ लो इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन गवर्नमेंट के फेलियर की बात की गई है, गवर्नमेंट कैसे फेल हो रही है। बट व्हाट इफ दे डू हैव फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स, तब क्या होगा जब उनके पास फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स है। ऑफ कोर्स फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट्स दोनों में, आरबीआई गवर्नमेंट के बीच में, एज दे सीम टू बी हैविंग नाउ एंड आर अनएबल टू अराइव एट अ कॉमन ग्राउंड। और अब ये कॉमन ग्राउंड पर आ चुके हैं। कॉमन ग्राउंड पता है कैसे आ चुके हैं, जैसे उन्होंने कहा कि यहाँ लिखा होता, जैसे समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन तो नीचे लिखा हुआ ये रहा, समुद्र मंथन हुआ, ठीक है, समुद्र मंथन में
क्या हुआ कि भाई वो थे राक्षस थे और वो देवता थे, उसमें से निकल रहा था कुछ ना कुछ, फिर उसमें से निकला अमृत, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे ही बता दिया है कि एक समुद्र मंथन में खड़े हुए और रस्साकसी से लेकर वो गेम चल रहा है, देखते हैं क्या इसमें से कुछ निकल के आएगा। अब वो इन्होंने कहा है कि वेल द ब्रह्मास्त्र ऑफ सेक्शन 7 इज सर्टेनली अवेलेबल टू मोर पावरफुल साइड, ये अभी भी अवेलेबल है कुछ पावरफुल साइड पर, बट जस्ट एज द वेपन इज अ डेटरेंट नेवर टू बी यूज्ड, ये एक वेपन की तरह था जिसे कभी भी यूज नहीं किया गया था। सो इज सेक्शन 7, जो कि क्या है सेक्शन 7। द क्लेवरनेस ऑफ द पॉलिटिशियन इन दिल्ली लाइज इन नेगोशिएटिंग विद द आरबीआई, जो समझदारी वाली बात है वो ये कि नेगोशिएशन कर लिया जाए आरबीआई के साथ, ये बात बिल्कुल ठीक है। देखो लड़ने से कुछ होगा नहीं, और एक्चुअली क्या है ना, कोई भी चीज़ खराब लड़ाई कहानी होती होगी, लोगों के अंदर जो एक दूसरे की बात ज़रूरी नहीं है सब लोग माने कि हाँ ऐसे ही होगा ऐसे हो, कहीं नहीं होता, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में नहीं होता, प्राइवेट डिपार्टमेंट में तो कहीं नहीं होता। लेकिन वो बात क्या है, समझाई जाती है, समझी जाती है कि क्या किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जब नहीं हो पा रही होगी, दोनों में नहीं बन, उनको लगता है कि नहीं हमारे हिसाब से ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को लगता है हमारे हिसाब से ठीक है, तब ये चीज़ सामने आ जाती है। लेकिन ऐसे सामने आने से पता प्रॉब्लम कहाँ होती है, हम लोग आर्टिकल पढ़ रहे हैं, दूसरे कंट्री में क्या होता है हमें पता चल जाता है, मिलता है उनकी कंट्री तो ऐसी यार ऐसी होता रहता है। अभी हमने कल पढ़ा, समझ में आ रहा है ना, ब्राज़ील का कि वो ट्रम्प उन्हें बोला जा रहा है, तो हम लोग भी तो कहते हैं यार पता नहीं क्या होता रहता है वहाँ पर, तो ऐसे हम लोगों को भी तो कहेंगे पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हालांकि हम लोगों को समझाने से कुछ नहीं होगा, वो लोग ऑलरेडी समझदार हैं, जो गवर्नमेंट है, अच्छा एक्सपीरियंस वाले लोग हैं वहाँ पर। इन नेगोशिएटिंग विद द आरबीआई एंड हैविंग हिज वे विदाउट एवर थ्रेटनिंग टू अनलीश द ब्रह्मास्त्र, द अदर साइड नोज इट एग्जिस्ट एनीवे, कि ये तो है ही अदर साइड। दिस इज वेयर द प्रेजेंट डिस्पेंसेशन इन दिल्ली सीम्स टू हैव फेल्ड, जहाँ पर भी लगा है कि हाँ गवर्नमेंट थोड़ी फेल हुई है, शायद अभी इनको सेक्शन 7 नहीं यूज करना चाहिए था। ये राइटर ने कहा है कि अभी थोड़ा नेगोशिएशन कर लेते, ये बात हो जाती, सेक्शन 7 तो है ही, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है कि वो तो आप यूज कर सकते, लेकिन अभी नेगोशिएशन हो जाता तो बेटर रहता। फाइनल वर्ड्स में आते हैं, द लेटेस्ट टसल बिटवीन द एग्जीक्यूटिव का मतलब गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई विल इवेंचुअली एंड, वो खत्म तो होगा ही होगा, इन ऑल प्रोबेबिलिटी विद द कॉम्प्रोमाइज। वो कब होगा, जब ये कॉम्प्रोमाइज होगा, सिर्फ तभी। बेटर स्टिल, बेटर ये भी हो सकता है कि इफ इट लीड्स टू अ क्लियर डेफिनेशन ऑफ द आरबीआईज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अगर ये आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर डेफिनेशन होती है, दैट वुड, टू बोरो गवर्नर उर्जित पटेल्स वर्ड, जो कि उन्होंने कहा था, बी द पॉट ऑफ नेक्टर कमिंग आउट ऑफ द समुद्र मंथन। क्या बनने की जरूरत है, एक नेक्टर बनने की जरूरत है। पॉट ऑफ नेक्टर का मतलब कि जब हमने कहा कि अमृत का घड़ा या अमृत का कलश बनने की जरूरत है, जो कि उसमें से निकला था समुद्र मंथन से, ऐसा कुछ निकला है तब तो ठीक है, नहीं निकला तो भाई गड़बड़ वाली बात है। आप इस तरीके की लाइन यूज कर सकते हो, अच्छी लाइन है ना। जब ऐसी लाइन लिखते हो तो थोड़ा कनेक्ट कर जाते हैं रिलीजियस टर्म से भी, और ये आपकी बात को भी कनेक्ट कर रही है, तो बिल्कुल अच्छी हो सकती है। तो इस तरीके की लाइन आप लोग यूज कर सकते हैं, तो वो आपको यूज करनी है। एंड आई होप यू गॉट इट वेरी वेल, सबको समझ आ चुका होगा। 3 पॉइंट मैं आपको और बता दूं, जिसके लिए कल भी हमने पढ़ा था, जितने लोगों ने कल नहीं देखा वो लोग कल वाला आर्टिकल जरूर देखना, इसी से रिलेटेड था। मैं शॉर्ट में 3 चीज बताता हूं, जैसे कि सबसे आखिरी वाली चीज जो कि थी पेमेंट्स बैंक होती है, पेमेंट्स बैंक के लिए इंडिविजुअल एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी बोर्ड होना चाहिए, ये गवर्नमेंट ने कहा, लेकिन आरबीआई कह रही थी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इसे वर्षों से करके आ रहे हैं, हमारी ही चीज़ है, हम इसे अच्छे से रेगुलेट कर पाएंगे, आप हमें ही दो, इससे तो आप हमारी पावर खींच रहे हो। दूसरा था यहाँ पर कि जो भी पैसा आया है, ठीक है, जो भी पैसा सरकार जो बैंक का होता है, एक्स्ट्रा जो भी पैसा बचा के रखा जाता है, उस एक्स्ट्रा पैसा को क्या है कि गवर्नमेंट क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। यूज़ कैसे करती है, जितनी भी गवर्नमेंट की जिसे हम बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट्स होता है, फिस्कल डेफिसिट्स के गैप को भरने के लिए वो पैसा यूज़ कर लिया जाता है। तो ये कहते हैं कि वो पैसा क्यों यूज़ कर रहे हैं। तीसरा होता है कि पैसा दिया जाना चाहिए, जो तीसरा पैसा कम दे रही है जो आरबीआई, वो ये है कि हर साल के मुकाबले पैसा कम दे रही है, कोशिश करिए पैसा ना दिया जाए। पैसा ना दिया जाए, क्यों नहीं दिया जाए, दिया तो जाना चाहिए, है ना। ये गवर्नमेंट की तरफ से आ जाता है, दोनों तरफ से क्या है, चीज़ें खराब होती चली जा रही हैं। पढ़ लेना, इजी समझ आएगा। आज ही आपको नए पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिल गए हैं, कल वाला पढ़ना, उससे पहले वाला पढ़ना, तीनों पढ़ लेना। आरबीआई और गवर्नमेंट के बीच की जो कंडीशन है वो आपको पता चल जाएगी। सीबीआई वाला ज़रूर पढ़ना, इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए ज़रूरी है। दूसरा आपका एंटीक्स, जितनी भी मूर्तियों वाला था वो आपको आर्टिकल बोला गया, वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। तीनों सारे आर्टिकल पढ़िएगा, पढ़ के बताइएगा आपको समझ आए, येस और नो करके। समझ आए हो तो बताना, है ना। पढ़ना ज़रूर है, क्योंकि बेटा तभी आपको समझ आएंगे। मैं कितना पढ़ा सकता हूँ, सब कुछ नहीं पढ़ा सकता, वो आपको खुद करना है। यहाँ तक समझ आ गया तो बोल देना यस सर वी गॉट इट। अगर समझ आया तो लाइक बटन पर प्रेस करना, अगर समझ आया तो।
क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट विल बी द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ मेकिंग द आरबीआई अ फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी। अगर हम आरबीआई को एक फुल्ली ऑटोनोमस बॉडी बना देंगे तो उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या क्या हो सकते हैं ये आपको लिखना है। अभी फुल्ली नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है बट नॉट फुल्ली। सेक्शन 7 के बारे में अब आपको बता दिया गया है। आपको यूज करने 200 से 250 वर्ड्स, इससे ज्यादा यूज नहीं करना है। टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखकर मुझे भेजना है। मुझे कहाँ भेजना है? मेरी मेल आईडी पर, दैट इज vishal.parihar@247.com, है ना। इस पर आप लोग लिखकर मुझे भेजिएगा, है ना। और सभी के आंसर्स मैं अपने फेसबुक पेज पर लगा दूंगा। मेरे फेसबुक पेज ढूंढ लीजिएगा, दैट इज विशाल परिहार। उसको आप लोग आके उसमें चेक कर लीजिएगा, सभी लोगों को आपके आंसर्स मिल जाएंगे। और जिन लोगों को नहीं पता चलता सर हाउ टू राइट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, तो मैं उन सभी को बता दूं, एक बार आकर आप बाकी बच्चे कैसे लिख रहे हैं उनको देखिए, क्योंकि अब यहाँ पर बच्चों का एग्जाम है, दैट इज IBPS PO मेंस, और उसमें डिस्क्रिप्टिव आएगा ही आएगा। करंट के सारे टॉपिक्स हैं, उन्हें पढ़ लीजिएगा। मैंने कल भी कुछ स्टूडेंट्स को बताया था, आज भी बता दूं, लास्ट 2 मंथ्स के एडिटोरियल में जो भी कुछ आया है वो जरा एक बार सरसरी निगाह में पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे वहां से, और थोड़ा सा रिसेंट में क्या क्या हुआ है वो जरा मिल जाएगा, बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप वहां पर डेटा पॉइंट कुछ लिख देते हैं तो आपके जो आपने ऐसे लिखा उसमें जान आ जाती है। तो ये सब कुछ आपको करना है। सेशन को हम यहाँ पर फिनिश करते हैं एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन, एंड इफ यू रियली लाइक दिस सेशन, लाइक करेगा सेशन को, कमेंट में वो सारी चीज़ें बताइएगा जो आपने यहाँ से सीखी। वोकैबुलरी वर्ड्स का यूज़ कैसे करता है वो भी लिखना है आपको। वट एवर यू थिंक अबाउट द पॉल्यूशन वाला जो आर्टिकल है, एयर पॉल्यूशन, उसको लेकर जो भी आपको लगता है वो ज़रूर लिखिएगा। मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूँ, मैं हर दिन बताता हूँ, मैं हर किसी को रिप्लाई नहीं करता हूँ, ना ही कर पाता हूँ। इसलिए करता नहीं मतलब कर नहीं पाता हूँ इसीलिए, बट मैं कमेंट सबके पढ़ता हूँ। इसीलिए आप लोगों की बात जो भी कहना चाहते हैं आप लिखिएगा ज़रूर, राइट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि वो मुझ तक पहुँच पाए। पूरी इंग्लिश वाली वीडियो का लिंक यहाँ पर लगा हुआ है, दैट इज द पार्ट 1। आज पार्ट 2 भी रिलीज हो जाएगा, तो पार्ट 2 भी आप देखिएगा, अच्छा लगे बताइएगा। पार्ट 3 पार्ट 4 सब लाइनअप है, और जो भी उसमें लगे वो उस वीडियो में जरूर बताना है। चलिए, थैंक यू एवरीवन। हम मिलेंगे अब आपसे अगली वीडियो में। कोशिश करेंगे अगर सही हो जाता है हमारा लाइव स्ट्रीमिंग तो फिर हम आपसे लाइव वहां पर कनेक्ट होंगे फिर से। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू, जय हिंद, जय भारत। ये है कुश सर और ये हैं विशाल सर। द हिंदू कंप्लीट शो 8 से 10 करते हैं ना, पर इतना आसान नहीं होता। सुबह 4 बजे उठना होता है, पूरा न्यूज़पेपर खंगालना होता है, डीप और डिटेल्ड एनालिसिस के लिए हर वेबसाइट पर चेक करना होता है। यूं ही नहीं बनता द हिंदू कंप्लीट शो। सिर्फ आपके लिए हर रोज 8 से 9 करंट अफेयर्स, 9 से 10 एडिटोरियल, यानी कंप्लीट द हिंदू शो।